एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछली शोध श्रृंखला में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स, विवरणात्मक सांख्यिकी एवं रेखा चित्र। जब आपका डाटा कलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है, तब जरूरत होती है कि जो भी आपके पास स्कोर्स आए हैं, जो डेटा आया है, प्रदत्त आए हैं, उन प्रदत्तों को हम कैसे समझें, कैसे जानकारी हासिल करें। तब जरूरत होती है हमको विवरणात्मक सांख्यिकी को लगाने की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने की। यह होता क्या है, इसमें कौन कौन सी सांख्यिकी आती है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से पूरा लेक्चर सुनेंगे, जरूरत पड़ने पे नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी सवाल आपके मन में आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और जब व्याख्यान कंप्लीट हो जाए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्लॉट्स। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होती है ना। तो विवरणात्मक सांख्यिकी, जैसे कि आप मान लीजिए आपने अपना रिसर्च शुरू किया है और आपने अपने समस्या के अनुसार विभिन्न चरों का मापन किया। मापन करने के पश्चात आपके पास कुछ आंकड़े मतलब प्रदत्त डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। वो क्या डेटा क्या कहलाता है? रॉ डेटा, रॉ स्कोर कहलाता है। उस रॉ स्कोर का कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आता। आप ऐसे देखेंगे तो उसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए अपन से कहते हैं ये रॉ स्कोर है। कैसे है डेटा, कैसा है आपका? ये रॉ है। अब इस रॉ डाटा का क्या मीनिंग हो, तो इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास डेटा आया है उसको आप तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले संगठित करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से संगठित करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, ताकि इजीली आप उसको आसानी से समझ सकें कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो वास्तव में क्या है, उससे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। ये जानने की कोशिश हम किस सांख्यिकी से करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से करते हैं। ये किसी भी सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप होता है जिसे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, आपको जो भी आपके पास रॉ स्कोर आए हैं उन रॉ स्कोर को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहा है, संगठित करने में सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर उसको समराइज करने में मदद करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें न्यूमेरिकल मेजर्स हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, सांख्यिकी मापन कौन से इस्तेमाल होते हैं। मुख्य तौर से मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप 3 प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही प्राइमरी बोला चाहिए, प्राथमिक स्तर पर हम इनको यूज करते हैं, और इनको बिना यूज किए आप आगे भी नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या देख रहे हैं आप? सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं। जो केंद्रीय मान है आपके आपके पास जो भी रॉ स्कोर आया है, जो भी डेटा आया है, प्रदत्त आए हैं आपके, उन प्रदत्तों का केंद्रीय मान क्या है ना। केंद्रीय मान से यहाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि वास्तव में एक औसत, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी प्रदत्त है, उन प्रदत्तों का बीच का सेंटर पॉइंट या यहाँ पे मैक्सिमम आपके अंक सिमटे हुए हैं या दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्या है। तो इससे क्या कह सकते हैं, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द डेटा ना। आपके जो प्रदत्त है उन प्रदत्तों का मध्य बिंदु क्या होता है उसको जानने में मदद करती है। सेंट्रल टेंडेंसी ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं उनमें मुख्य तौर से 3 प्रकार के जो सोशल साइंसेज हैं उसमें यूज होता है। पहला होता है मध्यमान, मीन ना, जिसका मतलब होता है एवरेज, औसत। दूसरा होता है मीडियन, जिसे अपन कहते हैं मध्यांक, मध्यांक, ठीक है, मीडियन। ये मिडिल वैल्यू होती है, जो कोई भी आपके पास जो भी डेटा आया है उस डेटा का मध्य बिंदु क्या होगा, है ना, वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। और तीसरा होता है सामान्यतः जो यूज किया जाता है मोड, बहुलांक। मतलब आपके जो डेटा है, जो प्रदत्त आए हैं, उन प्रदत्तों में मोस्ट पॉपुलर से मतलब है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा
स्कोर है जो बार बार रिपीट हो रहा है या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना। तो ये हमको क्या बताता है, ये चीज जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट मीन्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है, मूड, एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है। मोटे तौर से सोशल साइंस में तीन ही यूज किए जाते हैं, परंतु गिलफोर्ड ने अपने साइंस में और अदर सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन भी यूज करते हैं कई बार, और हार्मोनिक मीन भी यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जहां पर कि आप क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीपल वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं। हार्मोनिक मीन में आप रेसिप्रोकल जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं, है ना। परंतु ये सोशल साइंस में ज्यादा यूज नहीं होता है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि इन मीन मीडियन मोड के अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी यूज होता है और हार्मोनिक मीन भी यूज होता है। इन शुरू के जो तीन है आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, न्यूमेरिकल मेजर्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में दूसरा यूज होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कि आपके पास जो आंकड़े हैं, जो प्रदत्त है, जो डेटा है, वो कितना फैला हुआ है ना। फैला हुआ है, साथ ही साथ उसमें कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितना आपस में एक दूसरे से डेविएट हो रहा है ना। तो हाउ फार डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो सेंटर बिंदु है वो एवरेज है या बीच का बिंदु है, उससे कितना ज्यादा वो दूर फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में जो टेस्ट लगते हैं जनरली, सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं रेंज। रेंज को आप कह सकते हैं प्रसार। किसी भी जो आपके पास डेटा आया है, आपके पास जो प्रदत्त है, वो प्रदत्त का सबसे छोटा स्कोर कैसा है, सबसे सबसे उच्च स्कोर कौन सा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो इससे क्या पता पड़ता है, हमको रेंज पता पड़ता है कि हमारे पास जो भी आंकड़े एकत्रित हुए हैं वो यहां से लेके यहां तक फैले हुए हैं। दूसरा कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणिक विचलन। क्योंकि आपने मीन निकाल लिया, उसके बाद आपको जरूरी हो जाता है कि हम औसत ज्ञात करने के बाद हम ये देखें कि वो कितना डेविएट हो रहा है औसत से, ठीक है। तो दूसरा आप क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणिक विचलन। और तीसरा इसमें कैलकुलेशन आता है, मेजरमेंट आता है वेरिएंस। आपके पास जो भी एवरेज आ रहा है उसका स्क्वायर डिफरेंस क्या है ना, उसका आप स्क्वायर में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, वेरिएंस। तो तीन प्रकार के यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को देखने के लिए, विचलन को देखने के लिए, ठीक है। जब आप मीन मोड मीडियन में से जो भी आपका डाटा में यूज होने वाला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप चाहते हैं कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा को मैं और अच्छे से ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकूं, ग्राफ बना के उसको मैं दिखा सकूं। तो यहाँ पर आप जो ग्राफ बनाते हैं वो हिस्टोग्राम हो सकता है, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाएंगे, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ते समय। बॉक्स प्लॉट करते हैं आप, स्कैटर्ड प्लॉट करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, मैगजीन्स में भी, कई बार आपने पॉपुलेशन सेंसेक्स जो जिसके ऊपर कितना पॉपुलेशन परसेंटेज आ रहा है कास्ट वाइज या दूसरी, या जनरली जो आपका मार्केट वैल्यूज है ना, या आपके शेयर वैल्यूज है, तो उनको शो करने के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंट प्लॉट्स को यूज करते हैं। So, उस डायग्राम को देख के आप एट ए ग्लांस समझ जाते हैं कि क्या वर्तमान में प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो भी आपके पास आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ज्यादा सरल तरीके से समझने के लिए लास्ट में क्या बनाते हैं, हम प्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। इसको जब स्टडी डिटेल में आगे करेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं, यहाँ पर हम आज केवल थ्योरेटिकल बात करेंगे, है ना, इसकी थ्योरी की बात करेंगे। उसमें जो स्टैटिक्स है आप इसका जो प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन क्या होते हैं, ये जो भी हम सांख्यिकी लगा रहे हैं, सांख्यिकी से हम यह देखते हैं कि एक तो एवरेज क्या है ना, औसत मान क्या है, और टिपिकल वैल्यू आ रही है। आइडेंटिफाई द सेंटर और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा का आप सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है। इसको देखने के लिए आप सबसे पहले बात आती है कि हम किसी भी डेटा जो भी हमारे पास इकट्ठा हुआ है, रॉ स्कोर आपके पास जो भी आया है, उस रॉ स्कोर में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों लगाएं और कौन सी लगाएं, कब लगाएं, ये कैसे पता पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास रॉ स्कोर आया है, उस रॉ स्कोर का सेंटर पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, है ना, और आप स्टूडेंट्स का आपने 9th क्लास के बच्चों का आपने देखा और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उस एज ग्रुप में जो ट्रेंड चल रहा है, आपका मोबाइल यूज मतलब इंटरनेट और आ, उसके क्या जो आजकल गेम्स चल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, क्या ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो आपको ये यहाँ पे जरूरी हो जाता है, बिना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आप कुछ भी चीज नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर कंडेंस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल अंडरस्टैंडेबल वैल्यू, है ना। आप अगर मीन निकाल रहे हैं तो मीन में केवल आपने एक वैल्यू निकाली कि ये डेटा है, उस डेटा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट या एवरेज जो है ये है, ठीक है ना। तो आपने एक ही नंबर बता रहे हैं, उस नंबर से आपको एट ए ग्लांस समझ में बात आ जा रही है ना। जो भी डेटा है वो आपको आसानी से समझ में आ जा रहा है। इसको अपन कह सकते हैं क्विक स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज टिपिकल, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा है, उस डेटा का टिपिकल क्या है, या अपन बोले नॉर्मल चीज क्या है ना, डेटा सेट जो भी आपने डेटा लिया उसके अंदर कौन सी चीज बहुत टिपिकल है या नॉर्मल है, ठीक है। इस चीज को देखने के लिए बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ था दुनिया में, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन, व्हाट आर द रीजंस। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करती है लॉ स्कोर से, तो आप डेटा को क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है इजी, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बच्चों के लिए आप क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स के आप साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों को आप सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है ना। किस क्लास 5th के बच्चों को आप देखना चाह रहे हैं, ये उनकी मैथमेटिक्स में उनकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, हाई है, लेबर एवरेज है ना। पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर सेक्शन का तो आप वहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या किसी भी आपका जो ग्रुप है, क्लास है, उस क्लास का इस समय किस चीज के लिए ज्यादा, कौन सी चीज ज्यादा पॉपुलर है ना, कौन सा उनका जो बोलना चाहिए सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा यूज करते हैं, तो आप वहां पर इजीली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, तो इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डेटा है, वो डेटा को एक डेटा से दूसरे डेटा से इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन और मोड, ठीक है ना। दूसरी बात, बेसिक फॉर फर्दर एनालिसिस, हमारे पास बेस जो है, आगे हम स्टैटिस्टिक्स लगाना चाहते हैं, नो डाउट अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपके पास मीन होना ही चाहिए, है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आगे कैलकुलेशन के लिए। अगर आप और आगे जाते हैं, अगर आप वहां पे कोरिलेशन देख रहे हैं, या आप वहां पर टी टेस्ट लगा रहे हैं, क्रिटिकल रेशो निकाल रहे हैं, या आप वहां पर एनोवा लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपको किसकी जरूरत होती है, इनिशियली मीन की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा ट्रेंड जो है, क्या ट्रेंड चल रहा है एट प्रेजेंट, है ना, बच्चों का रुझान किस तरफ है, उस चीज को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू। साथ ही साथ आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने से आप आसानी से क्विक डिसीजन ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स, आपको मदद करता है कि आप आसानी से किसी भी चीज का खटाक से निर्णय ले सके, ये चीज ऐसा है ना। फिर एनोनॉमली डिटेक्शन, मतलब आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से, यहाँ पर एबनॉर्मल चीज क्या है या टिपिकल चीज क्या है, या अलग हटके कौन सी चीज दिखाई पड़ रही है, उसको भी यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतने सारे कारण हैं, जिन कारणों को अगर हम देखते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है किसी भी जो सांख्यिकी हमारे पास आया है, नंबर आए हैं, क्वालिटेटिव डेटा आपके पास है ना, संख्यात्मक आंकड़े आपके पास है,
तो उनका हम अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले कैलकुलेट करते हैं तो आप उससे आप एक मोटे मोटे तौर पे आपके पास एक रफ प्लॉट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके इम्पोर्टेंस की बात की मैंने, और उसके क्यों रीजन है उसके पीछे उसकी डिस्कस किया। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या सीमाएं हैं। इसमें सीमाएं जो होती है किसी भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति मान की, सबसे पहली बात यहाँ पर हमने मीन निकाला, मतलब आपके पास पूरा एक ग्रुप का एक केवल एक मीन, एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू, या मीडियन निकाल रहे हैं सिंगल वैल्यू, मोड भी सिंगल वैल्यू है। ठीक है, तो सिंगल मिडिल वैल्यू से आप पूरी पूरी स्टैटिस्टिक्स या पूरा पूरा आपका पास जो डेटा है उसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अ सिंगल मिडिल वैल्यू कैन नॉट डिस्क्राइब द स्प्रेड, वेरिएबिलिटी और शेप ऑफ एन एंटायर डेटा। जो आपके पास पूरा पूरा डेटा कलेक्ट हुआ है उसका केवल एक ही के आधार पे कहना आना संभव नहीं है। क्यों नहीं बात आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन करते हैं, मीडियन करते हैं और मोड करते हैं। मीन में केवल हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, एवरेज, है ना। आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज निकालते समय कई बार क्या होता है, डिस्टॉर्टेड बाय आउटलेयर्स। डिस्टॉर्टेड बाय आउटलेयर्स मतलब जो भी आपके स्कोर्स आए हैं, है ना, उन स्कोर्स के बीच में अगर मान लीजिए कि जो सबसे ऊपर वाला डेटा है और सबसे नीचे वाला डेटा है उनके बीच में अगर कई बार बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है और वेरिएशन बहुत हाई, तो यहाँ पर उसके कारण पूरा पूरा मीन जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे डिस्टॉर्टेड करता है वो, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आपने 9 लोग हैं आपके पास, है ना, और 9 लोगों की जो मतलब आपके पास 10 लोग हैं, उसमें से 9 लोगों की जो तनख्वाह है कितनी, 30,000 पर मंथ रुपीज है। और एक जो है कैंडिडेट उसकी कितनी है, 10 lakhs पर मंथ। ठीक है, अब आपने इसका एवरेज निकाला, है ना, तो यहाँ पे 30 × 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 lakhs आपने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज कितनी निकली पर मंथ, 1 लाख रुपीज निकल रही है। तो ये क्या हुआ कि 9 लोगों को तो केवल 30,000 मिल रहा है, तो कैसे आप पता बोल सकते हैं कि सभी की एवरेज इनकम कितनी है, 1 लाख है। तो इसलिए कई बार मीन जो होता है जब बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, आपके पास हाई लेवल पे वेरिएट हो रहा है, कुछ तो सही है परंतु एक आध जो आपका आउट ना डेटा है बहुत वेरिएट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिस्टॉर्टेड हो जाता है, आपका मीन जो है वो सही नहीं बात कर पाता है। दूसरी बात आती है अनरियलिस्टिक वैल्यूज। अनरियलिस्टिक मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। मतलब यहाँ पर जो जैसे आपने किसी भी फैमिलीज के, अलग अलग फैमिलीज के आप आपने एक मिडिल क्लास फैमिलीज का आप देख रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स का एवरेज क्या है, और आपने फैमिली मेंबर्स को एवरेज काउंट किया, फिर उसका एवरेज काउंट निकाला, तो मान लीजिए कि एवरेज कितना आया, 2.4, 2.6। तो क्या ये बताइए रियलिस्टिक वैल्यू है, क्योंकि पर्सन जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकते, इट इज नॉट काउंट, फ्रैक्शन में नहीं शो। तो इसलिए कैसा हो जाता है, ये अनरियलिस्टिक वैल्यूज हो जाती है। ठीक बात समझ में आ रही है। जैसे आप किसी भी फैमिलीज को, किसी भी लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर एवरेज है, फैमिलीज है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उनका फैमिली मेंबर का देख रहे हैं एवरेज कितना है, औसत मान निकाल रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन में आता है, और फ्रैक्शन में शो होना मीन क्या है, वो रियल वैल्यू नहीं शो कर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा आता है मीडियन, जैसे मैंने आपको बताया मीडियन मतलब मध्यांक, मध्य बिंदु, है ना। जब आप मध्य बिंदु निकालते हैं तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपके पास जो टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट करते समय सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, केवल आपको ऊपर और नीचे के नंबरों से मतलब नहीं होता मध्य में कौन सा नंबर है, तो इग्नोर टोटल वैल्यूज। तो इसमें मीन में क्या, मीडियन में क्या होता है कि आपके जो अदर वैल्यूज हैं वो लगभग इग्नोर हो जाते हैं, जो सेंटर में है केवल वही हाईलाइट होता है। दूसरी बात बात आती है यहाँ पर कंपैरिजन टू शॉर्ट। इसमें किसी भी चीज को केंद्र बिंदु का आधार मान के उसके पूरी व्याख्या कर देना पॉसिबल नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। कई बार बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है और उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा आप मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में कैलकुलेट करते हैं मोड, मतलब बहुलांक, मतलब कौन सी चीज है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, इसमें लिमिटेशन में अगर देखते हैं कैन बी, 'नॉन एक्जिस्टेंट', है ना। तो क्या होता है, जो भी नंबर आए हैं
है ना, उसमें सारे नंबर इग्नोर हो रहे हैं, केवल हम हाईलाइट कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है। मान लीजिए स्कोर है आपके, स्प्रेड है 1 to 50, है ना, परंतु उसमें से आपका 15 नंबर का स्कोर है, वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, परंतु हो सकता है यहाँ पर 18 नंबर का स्कोर आपका 6 टाइम रिपीट हो रहा है, परंतु वो फिर नहीं आ रहा, या फिर 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो काउंट नहीं। परंतु हम किसको देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ उसी को मानते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, कैन बी नॉन एक्सिस्टेंट, कैन बी अनरिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि अपन ने बात की थी कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, पूरे पूरे जो आपके पास रॉ स्कोर है, उस रॉ उस स्कोर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, परंतु मोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कई बार, अधिकतर, कई बार क्या, अधिकतर वो अनरिप्रेजेंटेटिव होता है। पूरे पूरे आपके जो रॉ स्कोर है, प्रदत्त है, उन प्रदत्तों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, इग्नोर्स द बल्क ऑफ डेटा, है ना, इसमें जो भी डेटा है उस डेटा में केवल हम उसी को हाईलाइट करते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, या सबसे ज्यादा बार आया है, या सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। ठीक है ना, तो इग्नोर्स द बल्क ऑफ डेटा। तो ये लिमिटेशंस होती है। ठीक, समझ बात आती है इतनी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या है बात की हमने, और उसकी सीमाएं क्या क्या है। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। अभी सेंट्रल टेंडेंसी में तीन हम लोग ने बात की, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इन तीनों में अगर हम यहाँ पे तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले अगर सिमिलरिटीज को देखें, समानताओं के आधार पर देखें, तो तीनों जो है, मीन, मोड, मीडियन, है ना, ऑफ ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा है उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से मतलब यहाँ पर है, अगर आप कोई भी प्लॉट बनाते हैं और वो प्लॉट कैसा बने, घंटी के आकार का बने, वेल शेप्ड, है ना, तो वो सिमेट्रिकल बन रहा है, बिल्कुल घंटी के आकार का। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी, मीन, मोड, मीडियन की बराबर बराबर, करीब करीब बराबर होगी, डेसिमल में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल है तो कैसा होगा, सेम वैल्यू आएगी। परंतु फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्प्लिट है, मतलब उसमें वो किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव है, स्प्लिटनेस आ रही है, तो ऐसी स्थिति में तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। किस प्रकार से, स्प्लिटनेस जो है वो भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव स्क्विडनेस होती है और नेगेटिव, मतलब विकृति कैसी है, धनात्मक भी है और विकृति नकारात्मक भी हो सकती है। जब धनात्मक विकृति होती है, पॉजिटिव स्क्वीनेस होती है, तो ऐसी स्थिति में मीन की जो मान होता है, मध्यमान का जो मान होता है, सबसे कम होता है, मीडियन का उससे ज्यादा होता है, और मोड का सबसे अधिक मान होता है, मीडियन से भी ज्यादा होता है। तो जब पॉजिटिव है तो मीन कैसा, सेंटर में होगा, परंतु मीडियन और मोड क्या है, वो सेंटर से अलग होंगे। ठीक है, टू नेगेटिव स्वीनेस मतलब नकारात्मक विकृति जब होती है, तो नकारात्मक विकृति होने पर मीन का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे आता है, और जो मीडियन है उसका कम होता है मीन से, और मोड का उससे भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया किस आधार पर, हमने कंपैरिजन किया किस आधार पर, उन जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो सिमेट्रिकल है, या इसमें विकृति एक समान है, एक रूपता है, या विकृति है, उस आधार पर अभी हमने चर्चा की। समझ में आ रही थी बात। अब हम बात करेंगे कि इसकी शुद्धता का मान, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में तीन जो मान लिए, मीन, मोड, मीडियन, तो उसमें हम देखें कि सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा होता है, और कौन सा ऐसा मेजर्स ऑफ टेंडेंसी है जिसको कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा समय लगता। तो यहाँ पर मीन जो है, क्योंकि मीन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप उसमें जितने भी आपके स्कोर होते हैं उन सारे स्कोर्स को आप, जैसे हर स्कोर का आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो हर स्कोर को आप वहां पे ऐड करते हैं। ठीक है ना, और हर स्कोर को ऐड करने के बाद फिर उसमें आप बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्कोर है 7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, तो आपने इन सारे स्कोर को क्या किया, आपने जोड़ा, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे आपने उसको डिवाइड किया। तो मीन कैलकुलेट करते समय क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी स्कोर इज इंपॉर्टेंट, मतलब हर हर जो स्कोर है वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट।
परंतु जब आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, मध्यांक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ सेंटर पॉइंट देख रहे हैं। जो भी आपके आंकड़े हैं उस आंकड़े का मध्य बिंदु क्या है। आपने उसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी आपने उसको बढ़ते क्रम में या गिरते क्रम में आपने अरेंज कर लिया, और फिर आपने उसका मध्य बिंदु देख लिया। तो यहाँ पर आपके जो ऊपर वाले स्कोर है या नीचे वाले स्कोर है उनसे मतलब नहीं होता। इसी प्रकार जो मोड है बहुलांक, बहुलांक में जो अंक बार बार रिपीट होता है उसको हम देख के बता देते हैं। तो दोनों की स्थिति में हम शोधकर्ता होता है उसको जो अन्य प्राप्तांक होते हैं, अन्य डेटा होता है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। परंतु मीन में सारे जो स्कोर है, हर स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए जो मीन का मान जो निकलता है वो कैसा था, द मोस्ट एक्यूरेट, ज्यादा सबसे ज्यादा शुद्ध किसका मान होता है, मध्यमान का। ठीक है। उससे कम शुद्ध होता है मीडियन, और सबसे कम शुद्ध होता है मोड। मीन इज द मोस्ट एक्यूरेट देन मीडियन एंड मोड, एंड मीडियन इज मोर एक्यूरेट देन मोड। और वहीं पर मीन को कैलकुलेट करने में ज्यादा समय लगता है। आप एक एक चीज को जोड़ रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं। मीडियन में उससे कम समय लगता है और मोड में सबसे कम समय लगता है। तो ये हमने बात अभी कंपैरिजन किया, किस आधार पर, एक्यूरेसी और टाइम के आधार। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार के आवृत्ति का वितरण है उस आधार पर, और शुद्धता के आधार पर भी हम उनको विभेद कर सकते हैं। ये आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो केवल हमने थ्योरेटिकल पार्ट को लिया मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मीन की, बात डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये अभी कंटिन्यू रहेगा, फिर इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे।